हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए आज हम क्या कर रहे हैं, हम ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है, ठीक है, उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अब वो सारा का सारा आपको एनसीईआरटी बेसिस है और उससे थोड़ा सा एडवांस, ठीक है, जिस मतलब सब, बट वो जितना आपने मेरा लेक्चर किया है उसमें आपको सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने क्या किया है, पहले क्वेश्चन नोट कर दिया है। देखो मैं क्या करूँगी, क्वेश्चन लिखने में हमारा टाइम जाता है, तो मैं आपके सामने लिखूँ फिर उसके बाद आपको समझाऊँ तो उसमें काफ़ी टाइम जाता है। तो क्या करना है, क्वेश्चन तो नोट करना ही है ना मुझे। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल बोर्ड है, वाइट बोर्ड है। हाँ, तो उसके बाद क्या बोलते हैं, तो मैं क्या करूँगी, क्वेश्चन को नोट करके पहले से रखूँगी और यहाँ पे मैं आपको समझाऊँगी और आपको टाइम मिलेगा, अब नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा उतना ही टाइम में, जितने टाइम में हम एक क्वेश्चन करते हैं उतने टाइम में हम 2 क्वेश्चन कर पाएंगे। तो क्या हो जाएगा कि हमारे क्वेश्चन करने की क्वेश्चन ज़्यादा कर पाएंगे, टाइम हमारा कम हो पाएगा। ठीक है, तो इससे हमारा ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। ठीक है, इसके लिए मुझे मेहनत करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। बिकॉज आप इतना देर तक मैं क्वेश्चन लिखूँ तो वह एक तरीके से आपका टाइम वेस्टिंग ही है, और इसके साथ आपका इंटरनेट वेस्टिंग भी है, क्योंकि आप इंटरनेट से पढ़ते हो तो आपका एक ही सब्जेक्ट तो नहीं होता। तो इसी के लिए क्या किया, मैं अपना क्वेश्चन पहले नोट कर दूंगी फिर आपको समझाऊंगी। तो इससे क्या होगा कि आपको बस और बस कंटेंट मिलेगी, फालतू का इधर उधर का नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक मैं क्वेश्चन लिखती हूँ तो काफ़ी टाइम चला जाता है। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। बोल रहा है ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम का इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है। देखो सबसे पहले है ब्रोंकाई, ये तो पार्ट होती है हमारी। चलिए ट्रैकिया, ये भी पार्ट है हमारी। ब्रोंक्यूल्स, ये भी पार्ट है हमारी। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, ट्रैक्यूल्स। तो आपने ऐसा नाम कुछ नहीं सुना है, आपने ट्रैक्यूल्स नाम का कुछ सुना है, नहीं सुना है ना। तो अभी तक के लिए आप यही रहने दो। ट्रैक्यूल्स क्या होता है, वो ये क्या बोलते हैं ना, ट्रैक्यूल्स वगैरह वाला जो आगे अगर आप कॉकरोच में पढ़ाऊंगी तो उसमें देखना एक पोर्शन आता है। बट अभी तक के लिए आपको ब्रोंक्यूल्स ट्रैक्यूल्स तरीके का कुछ भी हमने नहीं सुना, तो ये आंसर हमारा होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए हो गए, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में, देखो क्या लिखा है, मार्क द करेक्ट पेयर ऑफ, करेक्ट यहाँ पे ध्यान दो, मार्क द करेक्ट पेयर ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग इन ह्यूमन नॉर्मल ब्रीदिंग इन ह्यूमन में जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है उसका करेक्ट पेयर निकालना है। मतलब इसमें से कौन से मतलब ऑर्गन्स नहीं, कौन सा मसल्स यूज होता है जिसकी वजह से हमारा ब्रीदिंग होता है। ब्रीदिंग दिया है तो इसमें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों होंगे। ठीक है, तो देखो हम क्या लेते हैं, ब्रीदिंग के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, एक तो हमें इंटरकोस्टल मसल चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, डायफ्राम। और भी इंटरकोस्टल मसल का कौन सा प्रोसेस चाहिए, कौन सा पोर्शन चाहिए, हमें एक्सटर्नल चाहिए। ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग दिया है यहाँ पे, ये ध्यान दीजिए, ये नॉर्मल ब्रीदिंग दिया है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग के केस में हम क्या लेते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और दूसरा डायफ्राम। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, एक्सटर्नल और इंटरनल, तो ये नहीं होगा कि दोनों मसल दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा। अब डायफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल, नहीं, एब्डोमिनल मसल नहीं होती है, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, यही हमारी सही है आंसर है। ठीक है, और ये डायफ्राम एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल नहीं। अब देखो ये तो हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग में थी, तो क्या था, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब उसमें भी मैंने बताया था कि अगर उसमें इंस्पिरेशन होगी तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और जब एक्सपायरेशन होगा तो दोनों रिलैक्स स्टेट में आ जाएगी। ठीक है, कि जैसे पहले डायफ्राम हमारी ऐसे रहती है, जब आप उसके बाद जब इंस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो ये फ्लैट हो जाती है, मतलब ये नीचे चली जाती है थोड़ी सी। तो ये डायफ्राम का केस हो गया कि मतलब दो नॉर्मल था तो फ्लैट हो गई, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर गई। और हमारी ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या होती है, लिफ्ट अप, ये भी थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें बेसिकली क्या करा है, इंस्पिरेशन प्रोसेस में हमें क्या करना है, पूरा का पूरा ओवरऑल लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज करना है। तो वो लंग्स का वॉल्यूम, मतलब मान लो पहले लंग्स ऐसे था, ये लंग्स हमारा है और ये हमारा डायफ्राम है। तो डायफ्राम जब ये बढ़ेगा, जब ये जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करनी है तो नीचे वाला दब जाता है ना, कुछ भी चीज़ को जब मान लीजिए, ऐसा बहुत बार देखा होगा कि ऐसा एरिया इसमें किसी दवा दो तो फ्लैट हो जाएगी ना, ऑब्वियसली ये थोड़ा ये फ्लेक्सिबल है तो फ्लैट हो जाती है। और इसके बाद ये ऐसा नहीं कि ऐसे ही बस, ऐसे भी तो वॉल्यूम बढ़ती है। तो ये वॉल्यूम जो बढ़ती है डॉर्सो वेंट्रली जो वॉल्यूम बढ़ती है, तो उसके लिए रिब्स और स्टर्नम, तो रिब्स और स्टर्नम क्या, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की वजह से होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी जब इनहेलेशन किया तब हमने, और जब एक्सहेलेशन करते हैं तो जो पहले जो फ्लैट थी वो फिर नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, जो पहले ऐसे दबी हुई थी अब ये नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, तो डायफ्राम भी नॉर्मल हो जाएगी और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल भी नॉर्मल में चला जाएगा। तो ये दोनों मैंने प्रोसेस सब बता रखा है। अब देखो अब एक है कि यहीं पे लिख लीजिए फोर्स्ड एक्सपायरेशन, वो मैंने लिखवा दिया है, तो बट यहाँ पे लिख लो क्योंकि क्वेश्चन आया तो साथ में कर लीजिए। ये क्या कहते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग है। अब फोर्स्ड एक्सपायरेशन में कौन से ऑर्गन यूज होते हैं, फोर्स्ड एक्सपायरेशन,
देखो फोर्स्ड एक्सपायरेशन में क्या यूज होता है हमारा, इसमें होता है ये हमारे जो होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, और एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिनल मसल, ये दोनों क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ये यहाँ पे लिख लीजिए, ये दोनों मसल क्या करती है, इस केस में हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी करता है अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड डिपेंड्स मेनली। बोल रहा है कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स के कहने का मतलब क्या है इसका, कि मतलब वो एनिमल्स है जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा कि क्या है होती है, मतलब हमारी अगर हम वर्टिब्रेट को ही ले लें तो पाइसेस में क्या थी कि मतलब वो पानी में रहता था जिसकी वजह से उसमें गिल्स थी। फ्रॉग में पानी और मतलब ज़मीन दोनों पे रहता था, इसकी वजह से उसके स्किन भी है, फ्रॉग की गिल्स भी है एक स्टेज तक, और उसके बाद लंग्स भी है। तो वो सब किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, हैबिटेट पर डिपेंड कर रहा है। तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जो डिपेंड करता है मेनली हैबिटेट जैसी उसकी हैबिट होंगी, हैबिट और हैबिटेट दोनों पे डिपेंड करता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो कि अगर हम ले लिए कि स्पॉन्जेस वगैरह हो गई हमारी सैलिट्रेट स्पॉन्ज, ये सब, बट हमारा रेस्पिरेशन कैसे करता है, नॉर्मल बॉडी सरफेस से। मान लीजिए कि हमने लिया स्पॉन्ज या मतलब पोरीफेरा, मीन्स ले लो पोरीफेरा, स्पॉन्ज उसी में आता है पोरीफेरा। अगर मतलब पोरीफेरा ले लिया या फिर जो भी लोअर मतलब प्लेटीहेल्मिन्थेस से नीचे वाले जितने भी हमारे ये हैं फाइलम में, उस सब में क्या रेस्पिरेशन क्या होता है, जनरल बॉडी सरफेस से, जनरल बॉडी सरफेस एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मीन्स जनरल बॉडी सर्विस से क्या करता है, ये नॉर्मल का रेस्पिरेशन कर लेता है। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करी ना कि उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो नॉर्मल है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो सीधे बॉडी से ही उसका रेस्पिरेशन हो गया। हाँ, अब उसके मेटाबॉलिज्म, यस मेटाबॉलिज्म पे भी डिपेंड करता है कि ये क्या है, मेटाबॉलिज्म का मतलब ये बॉडी का जो नया ऑर्गन क्यों फॉर्म हुआ, हमारे पास लंग्स क्यों आए, क्योंकि हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस डिफरेंट है, उन सबसे तो डिफरेंट है और काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड है, क्योंकि हमारे पास डबल रेस्पिरेशन मतलब होता है, क्योंकि एक एक्सचेंज मतलब एक होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, मतलब ब्लड होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है जो हमारा सर्कुलेशन में, तो उसके अकॉर्डिंग ही तो है, हम पहले सांस ले जाते हैं, फिर उसको प्यूरिफाई करते हैं, फिर बाहर ऑक्सीजन मतलब CO2 बाहर निकालते हैं, तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है ना, सारे मेटाबॉलिज्म है। इसकी वजह से हमारे पास एक नया सा ऑर्गन डेवलप्ड हुआ, ठीक है। ये ऑर्गन उन सब में इसलिए नहीं है क्योंकि उनका ऑर्गन क्या खुद ही इतनी छोटी है, मान लीजिए पोरीफेरा इतनी छोटी है, और उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा, उसके अंदर एक और लंग्स डाल दो, एक और स्टमक डाल दो, किडनी डाल दो, ये सब हम सोचो कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हर ऑर्गन डेवलप होती है, और उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग, उसके हैबिट के अकॉर्डिंग, हैबिटेट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हैबिट एंड हैबिटेट भी लिख सकते हो, हैबिट एंड हैबिटेट, ठीक है। हैबिट एंड हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग कि मतलब वो कहाँ कैसा उसका आदत है और फिर कैसा रहने का एडेप्टेशन कैसा है, उस पर डिपेंड करता है, सब पे डिपेंड करता है ना। हाँ, सो तो इसका आंसर क्या होगा, मोर देन वन ऑप्शन, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट में हमारे सारे सही है, ठीक है। कभी कभी होता है मोर देन वन ऑप्शन वाला दिया रहता है तो 2 ही करेक्ट होता है, तो ये इसमें मैंने तीनों समझा दिया कि आपको तीनों करेक्ट कैसे है, समझ आ गया अच्छे से। चलिए चलो फिर नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज होता है बिटवीन एल्विलाई और ब्लड ऑकर में, मतलब ब्लड और एल्विलाई के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है तो वो कैसे होता है। तो देखो हमने क्या पढ़ा था, ये होती है हमारी डिफ्यूजन के थ्रू होती है, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन दिया हुआ है, तो इसका सीधे आंसर पढ़ लोगे कि डिफ्यूजन, क्योंकि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, ठीक है, तो उसमें कोई प्रोसेस नहीं है। अब दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है, स्किन इज एसेसरी ऑर्गन है फॉर रेस्पिरेशन के लिए, किस में होता है, मतलब स्किन भी एक भाग रोल निभाता है रेस्पिरेशन में, वो किस में होता है, हमने क्या पढ़ा था, फ्रॉग में होता है, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिए, इसमें कहाँ पे हमारा एम्फीबियंस दिया हुआ है, फ्रॉग, समझ गए। ह्यूमन में तो रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास लंग्स हैं, रैबिट्स भी क्या है, मैमल्स है, तो इसमें भी लंग्स है, इसमें क्या है, लंग्स है, इसमें भी लंग्स है, ठीक है। और लेजार्ड भी क्या हमारी रेप्टाइल्स है, तो इसमें भी लंग्स है,
ठीक है। और एम्फीबियंस है ये एम्फीबियंस है ना, तो एम्फीबियंस में 3 प्रोसेस होती हैं। ये लंग्स से भी करता है, सबसे पहले लिखिए ये फ्रॉग हम जब लेजार्ड स्टेज में रहता है, गिल से करता है जब टैडपोल स्टेज में रहता है, ठीक है। और जब उसके बाद स्किन, फिर लंग्स जब ये एडल्ट हो जाता है तो, ठीक है। मैक्सिमम इससे करता है। ये सब मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको दोबारा से लिखवा दिया है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लाइंग स्ट्रक्चर इज नॉट सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस, मतलब क्या बोलते हैं, रिंग। बोल रहा है कि इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से कौन सा सपोर्टेड नहीं है। क्वेश्चन सबसे पहले ध्यान से देखो, क्या लिखा है, नॉट सपोर्टेड पहले बात, और इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। ये देखो, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से कौन सा बोल रहा है हमारा सपोर्टेड नहीं है। तो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग कहाँ तक होता है, जो हमारी ब्रोंकाई तक होती है, कि ये जब प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई तक होती है, बट ये ब्रोंक्यूल्स में नहीं जाता है। ये हमने पढ़ा था कि देखो ट्रैकिया से होती है, ट्रैकिया तो होती है इनकम्प्लीट, और इसके प्राइमरी ब्रोंकाई भी होती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई भी होती है, बट ये टर्मिनल ब्रोंकाई है वो नहीं होती है। जैसे लास्ट वाली फेज है टर्मिनल ब्रोंकाइल से क्या अटैच्ड होगी हमारी, बलून लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई, तो ये है, इसमें ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग नहीं होती है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ओके, अब ये 7th नंबर क्वेश्चन है, ट्रैकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब, ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी। बोल रहा है कि एक स्ट्रेट ट्यूब है जो मिड थोरैसिक कैविटी के तक एक्सटेंडेड होता है। वो कहाँ पे डिवाइड होता है, मतलब वहाँ से ट्रैकिया डिवाइड होकर ब्रोंकाई बनती है, तो वो कौन से रीजन से होती है। डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 5th थोरैसिक वर्टिब्रा दिया हुआ है, ठीक है। 5th थोरैसिक वर्टिब्रा दिया है। देखो तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे ये सेकंड, तो ये नहीं, अगर आपको मान लो कि फिफ्थ और नंबर याद है, लेकिन ये वर्टिब्रा कौन सा है वो नहीं याद है, तो आप क्या कहते हैं, सीधे सेकंड वाले को कैंसिल कर दोगे। बट देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ऑप्शन में ऐसा दे देगा, यहाँ पे 5th ये सर्वाइकल वर्टिब्रा भी दे देगा, 5th लंबर वर्टिब्रा भी दे देगा, और 5th थोरैसिक वर्टिब्रा भी दे देगा। हमें तीनों चीज़ दिया हुआ है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये तीनों दिया हुआ है, तो एकदम देखना, आपको याद करनी पड़ेगी कौन सी वर्टिब्रा है, कि वर्टिब्रा हमारी कितनी होती है, हैं। तो ये सर्वाइकल वर्टिब्री भी होती हैं, लंबर वर्टिब्री होती है, लंबर मतलब सबसे लास्ट वाला जिससे टेल निकलता है, और उसके कॉक्सियल वाले पोर्शन से ऊपर थोड़ा सा, और ये थोरैसिक वर्टिब्रा भी होता है। तो ये याद करना पड़ेगा, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये ऐसा ही क्वेश्चन देगा आपको, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए हमें दे देता है, नंबर सेम दे देता है, और यहाँ पे बस वर्टिब्रा भी दे देता है, लेकिन इसी से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो अच्छे से याद रखिए, ठीक है, प्लीज़ नोट। चलिए देखिए फिर क्या है कि बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, थोरैसिक केज ऑफ मैन इज फॉर्म्ड ऑफ। बोल रहा है हमारा थोरैसिक केज होता है। थोरैसिक केज क्या होता है, जिसके अंदर लंग्स होती है, जैसे लंग्स का घर। तो लंग्स का घर किस चीज़ का बना होता है, हाँ, ये मैंने बताया था कि जैसे कि होता है, सबसे वेंट्रल साइड में क्या होती है, स्टर्नम, और डॉर्सल, मतलब ये हमारी आगे वाली वेंट्रल साइड हुई, और ये बैक वाली जो है डॉर्सल साइड हुई, हाँ। तो मैंने बताया था वेंट्रल साइड में स्टर्नम, डॉर्सल साइड में आपका थोरैसिक वर्टिब्री, और लेटरल साइड में जो ऐसे अटैच्ड होती है वो रिब्स होती है, ठीक है। तो आपको क्या हो गया, और सबसे नीचे सबसे बॉटम साइड, मतलब ये एंटेरियर, तो पोस्टेरियर साइड में क्या होती है हमारी, डायफ्राम। सो अब यही 4 चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। अगर आप, मैं ऐसे यहाँ पे लिख दूँ कि वेंट्रल साइड स्टर्नम, ठीक है, ये सारा मैंने लिखवा रखा है। डॉर्सल साइड थोरैसिक वर्टिब्रा, ठीक है। लेटरल साइड रिब्स, एंड लोअर साइड पे, ये लोअर है, यहाँ पे लोअर लिख लो, लोअर साइड पे डायाफ्राम, ठीक है। ये चारों साइड जहाँ पे अभी आपको दी होंगी वही आंसर होगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी, हाँ, ये चारों आपको जो दी होंगी उसी पे हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो अब देखो, सबसे पहले क्या दिया है, रिब्स दिया है, चलो स्टर्नम दिया है, बस ये रिब्स और स्टर्नम दिया है, लेकिन हमें सारा ढूंढना है। तो क्या बोलते हैं, ये आंसर नहीं होगा, आगे देखते हैं पहले। हाँ, यहाँ पे रिब्स है, स्टर्नम है, थोरैसिक वर्टिब्रा है, चलो ये तीनों भी दिया है, डायाफ्राम नहीं दिया है, लेकिन सारे ऑप्शन देखने के बाद सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे रिब्स है, स्टर्नम भी है,
लंबर वर्टिब्रा है। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, लंबर वर्टिब्रा। हाँ, हमने क्या पढ़ा था कि लंबर नहीं थोरैसिक वर्टिब्रा होनी चाहिए। अभी इससे पहले एक क्वेश्चन किया था कि उसमें भी हमने क्या देखा था कि हमारा क्या होता है, वर्टिब्रा में कौन सा वर्टिब्रा होता है, थोरैसिक वर्टिब्रा होता है। फिर थोरैसिक वर्टिब्रा, यहाँ पे फिफ्थ लंबर दिया है, तो कंफ्यूज नहीं करोगे, तो ये आंसर तो हमारा नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे रिब्स एंड स्टर्न थोरैसिक वर्टिब्रा। देखो अब हमें इसमें से आंसर सेलेक्ट करना है। मीन्स यहाँ पे भी आपको 2 दिया है, यहाँ पे भी 2 दिया है, बट यहाँ पे 3 दिया है। आपको यहाँ पे भी डायफ्राम नहीं दिया है, तो हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ये वाला सेकंड वाला, ठीक है, बी ऑप्शन होना चाहिए। बिकॉज बी में हमारे पास मतलब ऑलमोस्ट सब दे दिया है, नीचे का छोड़ के, डायफ्राम छोड़ के बाकी तीनों दे दिया है, ठीक है, नीचे का फ्लोर छोड़ के बाकी सब दे दिया है, तो आप इसको चूज कर सकते हो। समझ गए। और ये सब है जो ये भी का मतलब वेंट्रल साइड हो गया, डी मतलब डोर्सल साइड है। ये सब मैंने शॉर्ट लिखा है। आप इसको अगर नहीं आपको समझ आ रहा होगा, जो नए बच्चे जो स्टूडेंट्स जो रेगुलर है मेरे, उसको समझ आ रहा होगा ये बी डी एल का मतलब, ठीक है। बट आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बैक वाला लेक्चर जाके देखिए, उसमें आपको सब अच्छे से समझ आएगा। इस सारा का सारा जो है मेरा पूरा का पूरा आपको लेक्चर से ही है, एक भी बाहर से क्वेश्चन आपको नहीं देखने मिलेगा। और ऐसा नहीं कि मैं बाहर का क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ, इसका मतलब नहीं, बाहर से क्वेश्चन आता ही नहीं है। जितना मैं पढ़ा रही हूँ उसी से क्वेश्चन आता है, उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। आप कहीं से भी कोई भी बुक जाके देख लो, अगर कोई एक्स्ट्रा कोई बाहर ऐसा लगे आपको कि बाहर का क्वेश्चन है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, या फिर मेरा इंस्टा आईडी पर आप ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मैं आपको पक्के से उसका डिटेल समझाऊंगी कि वो क्वेश्चन दिया है तो कौन से सीजन में, अगर दिया भी होगा तो वो बहुत, जैसे कि 2000 से पहले वाला दिया होगा, 2000 से पहले ना बहुत लेंदी थी, सिलेबस बहुत लेंदी थी, बट अब उतना सिलेबस लेंदी नहीं है, उस सिलेबस को काट दिया गया है। जैसे जितना क्वेश्चन था ना हमारा, उसको कम करते गया। जैसे सिलेबस दिन ब दिन ना कम करते जा रही है गवर्नमेंट, मतलब जो एनटीए वाली, उससे पहले नीट वाली थी, तो नीट वाले भी कम ही करते जा रहे हैं उसको, ठीक है। जैसे AIPMT होती थी, तो उस टाइम जब बहुत AIPMT जब बहुत पुराने टाइम में, मीन्स 1919 से पिछले होती थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा था। जैसे कि मैंने वाइटामिन नहीं पढ़ाया आपको इतना डिटेल, बट उसमें उससे पहले हमें वाइटामिन A, वाइटामिन B, और उसमें भी वेरिएंट भी पढ़ना है, वाइटामिन B का भी B1, B2, B5, B, ये सब पढ़ना था। बट अभी हमें कुछ नहीं पढ़ना है, उतना डिटेल नहीं जाना होता है, ठीक है। अभी सब खत्म कर चुका है, तो हमें क्यों बेमतलब में उतना डिटेल करने से क्या मतलब। हम पढ़ना है, अगर आपको ज़्यादा चाव है पढ़ने का, जैसे होता है ना किसी किसी को, तो एग्ज़ाम दे लो। मई के बाद, अगर मई में एग्ज़ाम हो गई, तो मई के बाद क्या है, मई के बाद आपको काउंसलिंग रिजल्ट आने में 1-2 महीने लगते हैं। आराम से डिटेल से पूरा बुक को पढ़ते रहना, उसमें पढ़ने का तो कोई अंत नहीं है। क्योंकि अगर आप एक टॉपिक में घुसोगे ना, तो उस टॉपिक के लिए, एक टॉपिक के लिए हज़ार बुक्स आती हैं, 100 पेज वाली एक बुक पूरी आती है एक टॉपिक को क्लियर करने के लिए। तो हमें उतना पढ़ने से क्या मतलब, हमें अभी आपको बस एक एग्ज़ाम क्लियर करना है, एक इस कॉलेज में जाने के लिए एक एंट्रेंस क्लियर करना है, तो उतना ही पढ़ो जितना उस कॉलेज में घुसने के लिए हो। ऐसा नहीं है कि अभी मेडिकल की पढ़ाई मत कर लो, अभी ही डॉक्टर की पढ़ाई कर लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक डिग्री नहीं होगी हाथ में, तब तक आप डॉक्टर भी नहीं बन सकते हो। हाँ, तो वो अभी ही बैठ के अभी से सोचो नहीं भाई, वो आगे का हम 5 साल पढ़ेंगे, उससे पहले हम अभी से स्टार्ट कर लेते हैं, जो पढ़ेंगे उसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं। उतना डिटेल हमें नीट नहीं पूछता है, हमें ओवरऑल हल्का फुल्का व्यू पूछता है, तो वही है। तो ये सब बस जो मैं पढ़ा रही हूँ बस वो पढ़िए, नोट्स मेरा वाला क्लियर कर लो, और NCERT साथ साथ पढ़ो। और बस, और क्या बोलते हैं, क्वेश्चन लगाना है तो पूरा कहीं से, पूरे बुक में से कहीं से लगा लो, लेकिन नोट्स मेरा और NCERT बुक, ये दोनों मस्ट है, यही दोनों आएगा, ठीक है। और जितने मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, तो ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के करा रही हूँ, ये क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप इस क्वेश्चन को देख लो, और अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बेनिफिशियल है, तो आप शेयर भी कर सकते हो। जैसे कि आप पढ़ते हो, आपके साथ साथ आपके दोस्त भी हैं आप ही के बैच में, तो उसे भी शेयर कर दो, उसे भी फ़ायदा हो जाएगा। क्वेश्चन डिस्कस करो, जैसे क्वेश्चन होता है ना कि क्वेश्चन नोटबुक में लिख लिया, अब आपस में दोनों दोस्त डिस्कस करो। ये सारे क्वेश्चन बहुत बेनिफिशियल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं अब नीट में। अब उतना वास्ट अंदर से क्वेश्चन नहीं देता। अब देखो क्या लिखा है, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, जो बाहर, प्लूरल मेम्ब्रेन 2 तरीके की होती है, मैंने बताया था, एक आउटर और एक इनर। तो बोल रहा है आउटर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, वो क्लोज कॉन्टेक्ट किसकी होती है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए हमारी लंग्स है, हमारी लंग्स है, ये मान लो ये लंग्स है हमारी, हाँ ये लंग्स है, हाँ, और ये मान लो कि हमारा ये लंग्स था, तो ये वाला जो अंदर वाला प्लूरल मेम्ब्रेन होगा किसके, ये बाहर से, आउटर प्लूरल का मतलब है ये वाली एक मेम्ब्रेन, ऐसे बनी हुई नहीं होती है, मैं दिखाने के लिए कर रही हूँ आपको, ठीक है। ऐसे एक अंदर वाली एक बाहर वाली, तो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन किसके क्लोज कांटेक्ट में है, कि आउटर मतलब आउटर वाला लेयर किसके होगा, जो थोरेसिक वर्टिब्रा, जो उसके बाहर वाले लेयर है, तो कैविटी के अंदर साइड में होगा, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने इसको लंग्स बोला, ठीक है, ये लंग्स बोला, और ये क्या बोलते हैं, ये कैविटी है, ऐसे याद रख लीजिए, ये लंग्स है हमारी, हाँ
हाँ चलो इसी को लेते हैं, ये हमारी लंग्स हुई, ये कैविटी हुई, तो ये ऐसे करके फिक्स हुई होगी ना, ऐसे कैविटी दिख रही है आपको, ऐसे कैविटी फिक्स हुई है, ऐसे नहीं होता, हाफ नहीं होता है, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, ऐसे कैविटी फिक्स हुई होगी, तो ये वाली पोर्शन आउटर हुई, ये वाली पोर्शन इसकी आउटर होगी, ये लंग्स है तो ये वाली पोर्शन इसकी आउटर होगी, और ये वाली क्या होगी, इनर होगी, तो ये ऐसे कैविटी फिक्स है, ठीक। तो ये आउटर पोर्शन किसके क्लोज कॉन्टैक्ट में, ये वाली हमारी कैविटी थी, तो इस कैविटी के क्लोज कॉन्टैक्ट में है ना, मतलब ये ऐसे, और ये इनर साइड किसके, लंग्स के, मतलब आप इसको काटोगे तो आपको अंदर पूरा लंग्स पोर्शन दिखेगा ना, तो यही तो बोल रहा आउटर क्लोज जो है कैविटी, ये कैविटी के क्लोज कॉन्टैक्ट में होती है, ठीक है। कौन सी कैविटी होती है, अभी तक तो लंग्स हमारी थोरासिक कैविटी में है, ठीक है, दो कैविटी है, एक एब्डोमिनल और एक थोरासिक, तो हमने क्या बोलते हैं, मैंने अभी ये पढ़ाया नहीं है आपको, बट ये वाला पढ़ाया, एब्डोमिनल और थोरासिक कैविटी नहीं पढ़ाई है, बट ये मैंने पढ़ाया है कि आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन किसके क्लोज कॉन्टैक्ट में होती है और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन किसके क्लोज कॉन्टैक्ट में होती है, ठीक है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। लेकिन अगर आपको थोड़ा कैविटी समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या होता है एब्डोमिनल और थोरासिक, तो वो मैं आज वाले लेक्चर में मीन्स कल वाले लेक्चर में आपको समझा दूंगी, ठीक है। चलो देखो, तो इसका आंसर सीधे हो जाएगा हमारा थोरेसिक कैविटी। अब यहाँ पे देखा सरफेस ऑफ द लंग्स, लंग्स के सरफेस में तो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होगी ना, अब बोथ 1 और 2 तो हो नहीं सकता। एल्विलाई कहाँ से होगी, एल्विलाई तो लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, उससे तो कैविटी से तो कोसों दूर है वो, ठीक है, मतलब मेम्ब्रेन से तो कोसों दूर है, मेम्ब्रेन के अंदर है, मतलब मान लो मैंने इसको लंग्स बोला तो इस सब के इसके अंदर अंदर में होगा, ठीक है, समझ गए। चलिए प्लीज नोट। चलिए ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए क्या है। इसमें बोल रहा है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन और पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ये रेफर्स किसको करता है, मतलब क्या होती है, इसमें कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। देखो तो मैंने बताया ये सब मैंने पढ़ा रखा है। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन क्या होती है, गिल्स से होती है, क्यूटेनियस का मतलब स्किन से हो गया, और पल्मोनरी तो लंग्स को बोलते ही हैं। तो सबसे पहले देखो क्या होती है, इसमें देखो सबसे पहले रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, ठीक है, क्यूटेनियस स्किन, यहाँ पे लिख लियो, यहाँ पे लिखिए स्किन, पहले ऊपर लिखिए, जो आपको आंसर लाना हो ना, तो ये सबसे पहले इजी ट्रिक है, जो क्वेश्चन को ऊपर ही लिख लोगे तो डायरेक्ट आप आंसर से मैच कर सकते हो। तो हमें सबसे पहले ये है गिल्स, इसमें ऑर्गन गिल्स होती है, ये हमारा पल्मोनरी का मतलब लंग्स हो गई। अब देखो, अब डायरेक्टली आप कर सकते हो क्या, पहले गिल्स आएगा, फिर स्किन आएगा, फिर हमारी लंग्स आएगी, तो कौन से ऑप्शन में है, गिल्स है, स्किन है, लंग्स है, पहला ऑप्शन ही हमारा सही है, ठीक है। फिर भी लास्ट और सब देख लो, रेस्पिरेशन थ्रू स्किन गलत है, और उसके गिल्स, तो ये गलत हो गई है, और ये नन ऑफ दिया हुआ है, ये भी गलत हो गई। अब रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, पहला वाला गिल्स सही दिया हुआ है, लेकिन सेकंड क्या है, स्किन दिया हुआ है, लंग्स दिया हुआ है, तो ये भी हमारी गलत हो गई, ठीक है। आपको ये पता है ना, आपको ये कौन से रेस्पिरेशन किस में होते हैं, स्किन वाली रेस्पिरेशन इस किस में होती है, एम्फीबियंस में, ठीक है, ये एम्फीबियंस में होती है, और ये वाली किस में होती है, गिल्स वाली रेस्पिरेशन, नीचे लिख लीजिए, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन जो होती है हमारी, ये होती है फिशेस में एंड टेडपोल, ठीक है, टेडपोल में, टेडपोल किसका होता है, ये लार्वा है फ्रॉग का, तो टेडपोल ऑफ फ्रॉग, ऐसे लिखाता नहीं है टेडपोल ऑफ फ्रॉग, मतलब लिख लीजिए टेडपोल ऑफ फ्रॉग। और इसके बाद क्या, क्यूटेनियस वाली एम्फीबियंस में लिख दिया, और पल्मोनरी रेस्पिरेशन किस में है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन तो सार में होती है, बचा हुआ पोर्शन में, पल्मोनरी वाले के लिख लीजिए, पल्मोनरी रेस्पिरेशन होती है, ये होती है हमारी रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, चलिए, जिसमें भी लंग्स प्रेजेंट होगा। फ्रॉग में भी होती हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, कम होती है, फ्रॉग में कम होती है बट उतना नहीं होता है, ठीक है। चलो नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए, ठीक है, तो रहने देते हैं, हम 10 ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उतना और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट उतना टाइम नहीं है ना, बिकॉज लेक्चर लेंदी हो जाएगा। फिर एक बार क्या, जो सारा सिलेबस हो जाएगा ना, तो फिर मैं पूरा का पूरा 1-2 घंटे का जो पूरा क्वेश्चन आता है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, इसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो वो सब मैं करवाऊँगी, ठीक है। तो इसको यहीं तक रहने दीजिए। चलिए नोट कर लिया होगा।
चलो ठीक है, पढ़ाई करो। मई में एग्ज़ाम होगी हमारी, क्योंकि एनटीए ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है। मई को लेके चलेंगे, तो मई के लेके चलने के बाद आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचता है। 3 सब्जेक्ट्स है और उसके अकॉर्डिंग टाइम बहुत कम है, तो पढ़ाई करो। पढ़ाई बस बायो नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ाई करना है आपको साथ साथ में, ठीक है। और मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं आपको ना एक वीडियो मतलब ब्लॉग टाइप का बना के दे रही हूँ। आपने एक देखा होगा कि अभी मैं आइसोमेरिज्म पढ़ा रही हूँ, तो अगर आपको कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री में भी प्रॉब्लम होती है तो वो ब्लॉगिंग वाला देख सकते हो आप। उसमें मैं आपको नोट्स मतलब इंपॉर्टेंट नोट्स बताऊंगी, शॉर्ट नोट्स, मतलब जैसे ट्रिक होती है ना, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह कि शॉर्ट, जैसे कि आप मतलब डायरेक्ट उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो वो शॉर्ट ट्रिक वगैरह बताऊंगी। मैं फिजिक्स के भी डाल दूंगी, ठीक है, बिकॉज बहुत बच्चों ने बोला है कि उनको फिजिक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैं एनसीईआरटी से डायरेक्ट लिंक्ड वाले जो फिजिक्स के जो टॉपिक्स होंगे या फिर जो डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन उस पर, तो मैं फिजिक्स के भी शॉर्ट नोट्स वगैरह डाल मतलब बना के आपको डालूंगी, लिखूंगी, अपलोड कर दूंगी। और इसके बाद क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री के भी और बायो के तो बोर्ड में पढ़ाना ही पढ़ाना है। बायो के लेक्चर्स में साथ साथ सारे करूँगी, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मतलब लेक्चर वाइज मैं नहीं पढ़ाऊंगी सारा, बिकॉज उसमें अकेले नहीं हो पाएगा ना उतना, तो इसकी भी टाइम भी देखना है। अगर मैं सारा एक साथ लेके चलूँ तो हमारा कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि हम बायो तो पूरा बोर्ड पे पढ़ेंगे थॉरोली, सारा का सारा टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज, क्योंकि बायो के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, मतलब इतने बायो में ही इतने सारे चैप्टर्स हैं। और उसके बाद क्या बोलते हैं, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इन केस ऑफ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के नंबर पे, और उसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उसके मैं नोट्स, जैसे कि ऑर्गेनिक के मैं सारे डालूंगी, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑर्गेनिक के जैसे आइसोमेरिज्म हो गई, नॉमेनक्लेचर हो गई, हाइब्रिडाइजेशन हो गई, तो ये सब मैं पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म, तो वो सारा मैं पढ़ाऊंगी उसमें ब्लॉगिंग टाइप के, जैसे मैं कॉपी में, बोर्ड पे नहीं, एक कॉपी में लिखती हूँ, मैं कॉपी में आपको समझाऊंगी और उससे आप नोट कर लेना। और उसका आप मतलब हो सकता है तो मैं, वो कॉपी ही है तो पीडीएफ की जरूरत है नहीं, उस कॉपी से भी आप देख सकते हो। चलिए ठीक है, और बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़ाई कीजिए। पूरा का पूरा फोकस अभी पढ़ाई पे करो, पढ़ाई करो, बस पढ़ाई करो। क्योंकि ऐसा नहीं पूरा पढ़ाई करो, मतलब रिलैक्स मूड में पढ़ाई करो, कि डिप्रेशन वगैरह लेना मत, टेंशन लेना मत, पढ़ाई करो। बिकॉज कोई अल्टरनेट सोल्यूशन नहीं है। अगर आप सोचो कि अभी छोड़ देते हैं, लास्ट में पढ़ लोगे, नहीं हो पाएगा। इसलिए पढ़ाई का कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, पढ़ाई का एक ही ऑप्शन है। पढ़ाई से जीतना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई से हारोगे तो पढ़ाई छोड़ोगे। और पढ़ाई से जीतना है कि मान लो आज नहीं पढ़े, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करो। सेल्फ मोटिवेट कैसे करना है, सबसे अच्छा ट्रिक है सेल्फ मोटिवेट का, एक दिन पढ़ा, चलो आज 5 क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन किए, अगर 5 क्वेश्चन में से आपको 5 गलत हो रहा है तो आपको बहुत डिप्रेशन में जाओगे। लेकिन क्या करो ना कि दूसरी बार मतलब सेकंड डे क्या करो ना, उस 5 क्वेश्चन को दोबारा करो, उसी 5 क्वेश्चन को दोबारा करो। मालूम है तुम्हारे मेन दिमाग में तुम्हारे पता होगा कि आंसर मेरा गलत था, हम सेकंड चीटिंग लाइक चीटिंग ही कर रही हो कि तुम क्वेश्चन बनाओगे तुम्हारा आंसर आएगा उस दिन, उसके बाद तुम देखोगे ना तुम्हारा आंसर, उसको चेक भी करोगे। लेकिन सेकंड डे बोलोगे ना कि मतलब 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि आपने देख के उसको सॉल्व किया, तो आपको ऐसा लगेगा ना यार सही तो हो गए 5, लेकिन चीटिंग किया मैंने। लेकिन थोड़ा दिमाग में पॉजिटिव वे में जाओ कि पॉजिटिव कि 5 सही तो हुए। हाँ, ये पता है आपको, ऐसा नहीं है कि ये चीटिंग है। चीटिंग वो होती है जो हम अपने अंदर चीटिंग करते हैं, अपने आप से चीटिंग कोई नहीं कर सकता, अपने आप से और भगवान से कोई चीटिंग नहीं कर सकता। ये दुनिया से कर सकते हो लेकिन अपने आप से कोई नहीं कर सकता। तो एक दिन मान लो देख लिया लेकिन इससे पॉजिटिव वाइब्स आई ना आपके अंदर कि हाँ भाई मैंने करने का कैपेबिलिटी है। अब वो 5 क्वेश्चन सेकंड डे सही हो गया, फिर 5 क्वेश्चन लेके करो, तो फिर आपको मन करेगा क्वेश्चन करने का। ठीक है, चलो ठीक है, पढ़ते रहिए। ओके, टाटा।